अगर इन चार मुख्य प्रक्रियाओं को समूह अच्छे ढंग से करता है तो समूह का सशक्त होना, मजबूत होना, प्रगतिशील होना निश्चित है। लेकिन अगर समूह में इन चारों में से किसी प्रक्रिया को ठीक से करने की तैयारी नहीं है या प्रक्रिया ठीक से नहीं की जा रही है तो समस्या आना भी निश्चित है। तैयार हैं आप? अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आप कभी भी इस प्रक्रिया को भूल नहीं पाएंगे, पक्का। सुन लो दीदी जरा ध्यान लगा के जरा कान लगा के। सुन लो दीदी जरा ध्यान लगा के जरा कान लगा के। नमस्कार दोस्तों, तो आज ग्रामीण ज्ञान के इस एपिसोड में मैं आपके साथ आया हूं समूहों के बहुत ही विशेष मुद्दे लेकर। आमतौर पे समूहों के बारे में जब समझाया बताया जाता है तो लोगों को ये कहा जाता है या दीदियों को ये कहा जाता है कि आप बैठक कैसे करें, गोला बना लें और पहले आप ये चर्चा कर लें, फिर ये चर्चा करें, फिर ऐसे करें। बहुत सारी नियमावली समझाई जाती है। अब नियमावली समझाने के क्रम में जो सहजकर्ता है वो ये नहीं समझाता कि समूहों में होने वाली प्रक्रियाएं क्या क्या हैं। यानी मैं समूह चला रही हूं और मुझे अपना समूह स्वयं ही चलाना है, क्योंकि ये एक स्वयं सहायता समूह है। तो वो समूह में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जिनका मुझे ध्यान रखना है। तो बैठक के बारे में तो हम बताते हैं, प्रक्रिया के बारे में नहीं बताते। और आज मैं आपको उन प्रक्रियाओं के बारे में बताने वाला हूं जो समूह को सशक्त बनाने में, समूह को स्वयं सहायता समूह बनाने में मुख्य भूमिकाएं निभाती हैं। इन प्रक्रियाओं में चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं: संवाद की प्रक्रिया, समस्या निवारण की प्रक्रिया, निर्णय की प्रक्रिया और साथ ही साथ नेतृत्व की प्रक्रिया। तो आज हम इसको विस्तार से समझते हैं। इनमें से सिर्फ एक प्रक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे, बाकी अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत करेंगे। अब मैं समस्या की निवारण कैसे करूं? समूह बनाया है तो समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे करना है, कैसे अर्थात प्रक्रिया। लेकिन इससे पहले दो महत्वपूर्ण बातें आपको समझनी चाहिए। एक, समस्या और चुनौती में अंतर क्या है। दूसरा, समूह अगर बनाया है तो समस्या निवारण की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले चुनौती और समस्या पे बात करते हैं। अब आप इसे एक कहानी से समझिए। मान लीजिए कि आपके गांव में मेला लगा है और मेले में बड़े बड़े पहलवान बुलाए गए। अब वो पहलवान बीच मेले में आकर चीख रहा हो, कोई एक पहलवान, है किसी में दम तो आ जाओ। अब भीड़ लगी है, उस भीड़ में आप भी हैं, सब लोग देख रहे हैं पहलवान को। लंबा सा पहलवान, मोटा और भीमकाय। आप भी भीड़ में देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, और किसी ने भीड़ में आपको धक्का दे दिया और आप पहलवान के सामने पहुंचे और पहलवान आपको वहां बड़ी बुरी तरह से पटके। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपके इस चोट का, आपके इस तकलीफ का कारण क्या है, तो आप किसे दोष देंगे? आप किसे कारण बताएंगे? आप कहेंगे मैं तैयार नहीं था, मैं तो देखने आया था, मैं तो तैयार ही नहीं था, मुझे किसी दूसरे ने धक्का दिया, इस परिस्थिति में डाल दिया, मैं इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अर्थात वो जो परिस्थिति है, वो जो समस्या है, उसका कारण आप अपने आप को नहीं समझते। समस्या इसे ही कहते हैं जब आप तैयार ना हो, जब आप कुछ नहीं चाहते हो और नहीं चाहते हुए भी कोई व्यवधान आपके सामने आके खड़ा हो जाए, और अगर आपने उस व्यवधान को दूर नहीं किया तो आपको तकलीफ हो सकती है। अब दूसरी परिस्थिति लीजिए। ऐसी भीड़ लगी है, पहलवान चीख रहा है, आप भी खड़े हैं और पहलवान ऐसी बोलता है, आ जाओ किसी के अंदर दम है। तो और आप खड़े खड़े सोचते हैं कि यार पता नहीं हारूंगा या जीतूंगा,
लड़ता हूं, और आप ऐसा करके स्वयं चले जाते हैं पहलवान के सामने। पहलवान इस बार भी आपको उतना ही तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन इस बार अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी ये चोट का कारण क्या है, तो आप फिर किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। आप कहेंगे मैंने जानबूझकर ये निर्णय लिया था। हारना या जीतना अलग बात है, लेकिन ये निर्णय मेरा था। तो जब किसी परिस्थिति में जाने का निर्णय आप स्वयं लेते हैं, ये जानते हुए कि वहां पर सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, ऐसी परिस्थितियों को चुनौती कहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब आपने समूह बनाया है, और जब आपने समूह बनाया है, तो समूह में होने वाली चुनौतियों को, मैं इसीलिए समस्या नहीं कह रहा हूं, चुनौतियों को आपको समझना चाहिए, उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर समूह से कोई सदस्य जा रहा है, ये एक चुनौती है उसको रोक कर रखना। समूह के किसी सदस्य को लेन देन में शक होता है, ये एक चुनौती है, ये हो सकता है। समूह का कोई सदस्य समय पर वापसी नहीं कर रहा है, ये एक चुनौती है, ये हो सकता है। और एक अच्छा समूह इसे चुनौती के रूप में लेता है और तैयारी पहले करके रखता है। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, जब कोई रोकथाम या निवारण की व्यवस्था की बात मैं कर रहा था कि जब कोई बीमारी हो तो उसके दो तरीके हैं। एक है बीमारी की रोकथाम करना, और एक है बीमारी हो जाए तो उसका उपचार करना। जैसे कि कोविड के समय में हमारी सरकार ने दोनों काम किए। निवारण की व्यवस्था की, अपने ही देश में हमने वैक्सीन बनाई, लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर, आपने भी घर घर जाकर लोगों को समझाया कि आप वैक्सीन ले लीजिए। ये रोकथाम की व्यवस्था थी। और उपचार की व्यवस्था में शहर शहर में, हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए गए, बेड की संख्या बढ़ाई गई, डॉक्टर्स को ट्रेंड किया गया, नई नई दवाइयों के बारे में लगातार उन्हें जानकारी दी गई। ये था उपचार। लेकिन जब आप समिति बनाते हैं, तो समिति में आने वाली चुनौतियों की रोकथाम के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? जैसे बचत मीटिंग हर हफ्ते हो, और कोई एक सदस्य ऐसा ना हो जो मीटिंग चूके। तो इस चुनौती के लिए आपने रोकथाम की व्यवस्था क्या की है? और अगर कोई सदस्य छोड़ के जाना चाहता है तो उसका उपचार क्या है, फिर उसका निवारण क्या है? तो मान लीजिए 4 परिस्थितियां होंगी किसी समूह में। रोकथाम की व्यवस्था तो बहुत है, लेकिन एक बार समस्या आ जाती है तो उसके निवारण के उसके तरीके पता नहीं है समूह को, कैसे करूं। रोकथाम है, नियम बहुत कड़क है, नियम बहुत टाइट हैं, नियम बहुत कठोर तरीके से लागू हो रहे हैं, लेकिन एक बार गड़बड़ी हो गई तो उसके निवारण के उपाय नहीं है, समूह को पता नहीं कैसे करना है। दूसरी परिस्थिति है कि ना निवारण के तरीके हैं, ना रोकथाम का कोई तरीका है, और ना ही निवारण का तरीका है। समूह ने ये सोचा ही नहीं है कि क्या क्या समस्या हो सकती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोनों पे ही समूह के पास कुछ नहीं है। और तीसरा हो सकता है कि समूह के पास रोकथाम के उपाय तो नहीं है, नियम तो ऐसे नहीं है कि इन चीज़ों से, समस्याओं से रोकथाम की जा सके, लेकिन एक बार गड़बड़ी होती है तो सभी मिलकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और चौथा, जहां रोकथाम की व्यवस्था भी है और निवारण की भी व्यवस्था है, एक ऐसा समूह जो पहले दिन से ही होने वाली समस्याओं को यानी चुनौतियों को पहले से सोच के रखता है और अपने नियम में, अपने पूरे प्रबंधन में इस बात का ध्यान रखता है कि चुनौतियां या समस्याएं ना आएं, और अगर आ भी गई तो उनको दूर करने के उपाय भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो इनमें से कौन सा समूह आपको लगता है लंबे समय तक सशक्त रूप से हम की भावना के साथ आगे बढ़ेगा और विकास करेगा? जाहिर सी बात है, ऐसा समूह जहां पर चुनौतियों या समस्याओं के रोकथाम की भी व्यवस्था हो, और साथ ही साथ अगर वो समस्याएं आ जाएं तो उसके निवारण के तरीके भी उन्हें पता हो। तो आज मैं आपको निवारण का तरीका बताने जा रहा हूं। रोकथाम पे हम बात करेंगे किसी अगले एपिसोड में, जहां हम ये जानेंगे कि एक अच्छे समूह को क्या क्या व्यवस्था करके रखनी चाहिए ताकि वहां समस्याएं ना पनपें, जन्म ही ना लें। आइए, तो अब ये जो प्रक्रिया की बात है,
तो किसी भी समूह में 4 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। अगर इन 4 मुख्य प्रक्रियाओं को समूह अच्छे ढंग से करता है तो समूह का सशक्त होना, मजबूत होना, प्रगतिशील होना निश्चित है। लेकिन अगर समूह में इन चारों में से किसी प्रक्रिया को ठीक से करने की तैयारी नहीं है या प्रक्रिया ठीक से नहीं की जा रही है तो समस्या आना भी निश्चित है। अब वो 4 प्रक्रियाएं क्या हैं? एक है संवाद की प्रक्रिया, यानी समूह में आपस में बातचीत कैसे हो। दूसरी प्रक्रिया समस्या निवारण की प्रक्रिया, और साथ ही साथ निर्णय की प्रक्रिया और नेतृत्व की प्रक्रिया। ये 4 प्रक्रियाएं हैं। ऐसे ही एक सहजकर्ता को भी जब समूह में जाना है तो उसे इन चारों प्रक्रियाओं को एक साथ देखना है कि समूह में ये प्रक्रियाएं कैसे हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे समस्या निवारण की प्रक्रिया के बारे में कि आखिर समस्या का निराकरण कैसे किया जाए। तैयार हैं आप? अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे आप कभी भी इस प्रक्रिया को भूल नहीं पाएंगे, पक्का। अब ये जो समस्या निवारण की प्रक्रिया है, इसको अगर आप समझना चाहें तो आप देखें कि समस्या निवारण की प्रक्रिया के 6 चरण हैं। 6 चरण, 5 और एक 6 चरण। ये चरण याद रखना जरूरी है। पहला चरण है समस्या की पहचान। दूसरा, समस्या के प्रभाव का आंकलन करना। तीसरा, समस्या के कारण की पहचान करना। चौथा, समस्या के निवारण के उपाय ढूंढना। और 5वां, समस्या निवारण के लिए कार्य योजना बनाना, यानी क्रियान्वयन करना उस उपाय का। और नंबर 6, कार्यों का मूल्यांकन करना। जब वो कार्य किए जा रहे हों, किए जा चुके हों, तो फिर ये मूल्यांकन करना कि उसका प्रभाव कैसा रहा। तो हम सबसे पहले एक एक करके इन सबको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अब समस्या के कारण की पहचान कैसे की जाए? अब पहली बात तो यह है कि समस्या में यह समझना बहुत जरूरी है कि इस समस्या आंतरिक है या बाहरी है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि गांव में कुपोषण की समस्या है। अब कुपोषण की समस्या है और कुपोषण के कारण आपको समझ में आ रहे हैं कि उचित भोजन नहीं मिल रहा है या उचित भोजन नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, और दवाई मिल रही है तो भी कोई खा नहीं रहा है। अब ये 3 मान लीजिए कारण हो गए। तो एक तो उचित भोजन नहीं मिल रहा है, इसके लिए कोई बाहरी जिम्मेदार है कि मैं जिम्मेदार हूं। दवा मिल गई लेकिन मैंने नहीं खाया, तो मैं आंतरिक जिम्मेदारी है या बाहरी जिम्मेदारी? मैं जिम्मेदार हूं कि कोई बाहर का जिम्मेदार है? लेकिन अगर तीसरी समस्या हो कि दवा ही नहीं मिल रही हो, तो दवा नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो कारण, वो समस्या का कारण बाहरी है। वो बाहरी तौर पर जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल रही है। तो हमें देखना है कि ये जो समस्या है आंतरिक है कि बाहरी है। दूसरी बात, समस्या का मूल क्या है? समस्या का मूल का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि एक समूह में लोग बचत करने से हिचकिचा रहे हैं, तो मूल क्या है? पैसा नहीं है लोगों के पास या विश्वास की कमी है? समूह पे ही लोगों की आस्था की कमी है। ये हमें मूल देखना होगा कि सचमुच उसके पास पैसा नहीं है या सचमुच उसको विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास नहीं है तो हमें विश्वास के ऊपर कार्य करना होगा, तभी इसका कुछ निराकरण निकलेगा। और अगर पैसा बचत करने की ही स्थिति नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा कि इस परिवार को किस तरह से पैसे की आमदनी के साथ जोड़ा जाए। तो हमें मूल कारण समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब जैसे कि इस पेड़ पे आप देख रहे हैं कि ये जैसे जड़ें हैं पेड़ की, वो उसका कारण है, और वो कारण भी आंतरिक और बाहरी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। फिर समस्या और उसके लक्षण, जैसे वो समूह में नहीं आ रही है तो ये लक्षण है, लेकिन नहीं आ रही है, समस्या क्या है? बचत नहीं हो रही है। बचत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विश्वास नहीं है। तो हमें यह देखना होगा कि जो लक्षण क्या दिख रहे हैं, लोग बचत नहीं कर रहे, समय पर उधार वापस नहीं कर रहे, ब्याज नहीं दे रहे, निर्णय नहीं मान रहे हैं, लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते नहीं हैं,
कोई निर्णय हो रहा है तो उसको कोई मान नहीं रहा है, वगैरह 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 वगैरह, ये सारे लक्षण हैं। उसके कारण क्या है? विश्वास की कमी है, या आपस में कोई झगड़ा है, या मनमुटाव है, या कोई बाहरी कारण है कि कोई है जो इनको ये करने से रोक रहा है, या कोई व्यवस्था ऐसी है जो वो करने नहीं दे रही है, इत्यादि इत्यादि। तो हमें पहले समस्या के कारण की पहचान करनी है। समस्या निवारण के उपाय क्या है? अब देखिए, मैंने आपको चरण बताए थे। समस्या को पहचानो, उसके प्रभाव को जानो, कारण पता करो। तो हमने तीसरे में कारण पता किया, आंतरिक है कि बाहरी है, उसका मूल क्या है। निवारण पता करो। अब निवारण के उपाय देखिए। सबसे पहले तो हमें उपाय पे मंथन करना है। मंथन का मतलब यह हुआ कि जब हम चर्चा करेंगे उपाय के बारे में, तो ऐसा नहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर बोल दिया कि आप लोग ये करना शुरू कर दीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। तो आपकी निर्भरता बनी रहेगी। एक समूह में जहां 10 दिमाग हैं, उन 10 दिमागों का एक जगह होना इसीलिए ज्यादा प्रभावशाली है कि वो 10 प्रकार से सोच सकते हैं। इसलिए जब उपाय आमंत्रित करें तो पहले ही उपाय पर का विश्लेषण करना शुरू ना करते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, हम 10 लोग बैठे हैं, आपने कहा इसको कैसे निपटाया जाए। मैंने कहा मुझे लगता है दीदी हम लोगों को उसके घर जाना चाहिए। अब जैसे ही मैंने कहा, उसी समय अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे घर कैसे जाएंगे, कौन जाएगा, वो तो घर पे नहीं रहती, वो तो पता नहीं कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा ना करें। पहले आने वाले उपायों को एक जगह इकट्ठा करते जाएं बिना विश्लेषण के। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है घर जाना चाहिए, दूसरा कह रहा है मुझे लगता है उसको बुला लेना चाहिए, तीसरा कहता है कि मुझे लगता है कि उसको चिट्ठी भेज देनी चाहिए, चौथा कहता है मुझे लगता है कि हमें उसके परिवार को निमंत्रण देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जितने भी उपाय आते हैं पहले उनको इकट्ठा कर लें, एक जगह लिख लें, सुन लें। जब वो सारे उपाय आ जाएं तब उसमें से सबसे उत्तम उपाय का चयन करें। अब उत्तम उपाय का चयन कैसे होगा? समय, संसाधन, सरलता, संभवता, ये हम देखेंगे कि समय के अनुसार, यानी कम से कम समय में वो उपाय किया जा सकता हो, ऐसा जो संसाधन कम से कम, जिसमें संसाधन लगे, जिसमें पैसे का खर्च कम हो, जिसमें दूसरे तरह के संसाधनों की ज़रूरत कम से कम पड़े, और जो सरल हो, जो हमारे समूह की दीदियां कर सकें, जो हम सब कर सकें, और हमारे परिप्रेक्ष्य में जो वो संभव हो। तो ऐसे सबसे बेहतर उपाय का हमको चयन करना है। और चयन करने के बाद उपाय के चरण, यानी हमें ये तय करना है कि इस उपाय में पहला काम क्या करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखें, हमने बात की समस्या को पहचानो, उसके प्रभाव को जानो, उसका कारण पता करो, निवारण पता करो, और उसके बाद निवारण पता करने के बाद कार्य योजना बनाइए। अब कार्य योजना कैसे बनाते हैं? कार्य योजना में ये 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 सवाल ये हैं। सबसे पहला, क्या करना है, हमें करना क्या है। तो पहले ये बड़े क्लियरली, ये बहुत स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से ये चर्चा हो जानी चाहिए कि हमें करना क्या है या क्या क्या करना है अगर ये समस्या दूर करनी है तो। दूसरी बात, कब करना है, उसकी समय सीमा क्या है, इस हफ्ते करना है, 10 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 1 महीने में करना है, वो समय सीमा क्या है। कहाँ करना है, वो स्थान, काल, पात्र क्या है, जैसे कहते हैं, तो वो स्थान क्या है जहाँ पर हमें इस काम को करना है। कैसे करना है, तरीका क्या होगा, और 5वां, कौन करेगा। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। कार्य योजना बनाते समय अपने मुट्ठी को मजबूत करें, यानी ये 5 सवाल जरूर ध्यान रखें। क्या, कब, कहां, कैसे, कौन। ये 5 सवाल अगर आपने सही से इन 5 सवालों पर चर्चा कर ली, इसके जवाब ढूंढ लिए, तो आपकी कार्य योजना मजबूत बन गई। अब आपने एक मजबूत कार्य योजना बना ली है समस्या दूर करने की। और अंत में हमें करना है मूल्यांकन।
अब मूल्यांकन करते समय ध्यान रखें, जब आप मीटिंग करेंगे मूल्यांकन करने की, या हर महीने आप बैठक करते होंगे मूल्यांकन करने के लिए, तो मूल्यांकन में हम प्रगति की समीक्षा करेंगे। दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, एक या तो हम सफल हो जाएंगे, या दूसरी कि हम विफल हो जाएंगे। तो अगर हम सफल हुए तो हमें यह बात करनी है कि सफलता में सहयोगी कारक क्या क्या रहे, वो क्या क्या कारक थे जिसकी वजह से हम सफल हो गए, वो किस किस परिस्थितियों ने, किन किन लोगों ने क्या क्या सहयोग दिया कि हमारा काम सफल हो गया। दूसरी बात कि इससे हमें क्या सीख मिली, इस सफलता से हमने क्या सीखा। और तीसरा, किन किन समस्याओं में यही रणनीति अपनाई जा सकती है। इस बार जो हमने काम किया, जैसे काम किया, जिसने काम किया, और कौन कौन की समस्याएं हैं जिनमें हम इसी रणनीति को अपना सकते हैं। अब इसके विपरीत, अगर हम विफल हो गए, हमने जो समस्या दूर करने की कोशिश की थी नहीं हुई, तो अगर हम विफल हुए तो हमें क्या करना है, क्या किया, क्या परिणाम हुआ, इस पे चर्चा करनी होगी। क्या क्या हमने किया और क्या परिणाम हमें प्राप्त हुआ। दूसरा, बाधक शक्तियां क्या क्या रही, क्या क्या रहा जिसने हमें कामयाब होने से रोका, वो शक्तियां कौन कौन सी हैं, वो कारक क्या क्या हैं जिसने हमें सफल होने से रोका है। और तीसरा, बाधक से बचने के उपाय क्या हैं, यानी अगली रणनीति क्या है कि वो बाधक शक्ति अगर आ भी जाए तो हम उस पर विजय हासिल कर लें। और अंत में आपको फिर से वही रणनीति बनानी है, कार्य योजना वाली, कब, कहां, कौन, कैसे, इत्यादि इत्यादि। और अब हम आ रहे हैं सबसे आखिरी चरण पर। अब आप ये कहेंगे कि आपने जितनी बातें बोली हैं वो हमें याद नहीं रहेंगी, इतनी बातें आपने बता दी, हम इसे याद कैसे रखें। तो मैं आपको बताता हूं सबसे सरल उपाय। समस्या निवारण की प्रक्रिया आपके चेहरे पे लिखी है। अब आप कहेंगे हमारे चेहरे पे कैसे लिखी है। सबसे आसान तरीका, मैं बोल रहा हूं, आप करके देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप ऐसे एक उंगली उठाइए, उठाइए, एक ऐसी उंगली उठाइए, सर पे लगाइए। आपको सर छूना है सबसे पहले। स से सर, स से समस्या। पहला चरण क्या है, समस्या को पहचानो। सर छुआ, समस्या को पहचानो। ऊ से उंगली, तो ऐसे उंगली कर लीजिए। उसके प्रभाव को जानो, कारण पता करो, यानी क से कान, क से कारण, कारण पता करो, निवारण पता करो। न से नाक, न से निवारण, तो निवारण पता करो। कार्य योजना बनाओ, मूल्यांकन से आगे बढ़ते जाओ। म से मूल्यांकन, म से मुंह। अब देखिए, ध्यान रखिए, एक बार इसको दोहराते हैं। समस्या को पहचानो, उसके प्रभाव को जानो, कारण पता करो, निवारण पता करो, कार्य योजना अपनाओ, मूल्यांकन से आगे बढ़ते जाओ। अब आपको मैंने बता दिया है, समस्या पहचानना है तो आंतरिक बाहरी देखनी है। अगर हमें उसके प्रभाव को जानना है तो हमें देखना है कि ये कौन सी समस्याओं में से कौन कौन सी समस्या है जिसको हमको तुरंत दूर करना है। उसके निवारण पता करने हैं, तो हमने आपको बता दिया है निवारण के तरीके क्या क्या हैं। और कार्य योजना बनाने के लिए भी हमने आपको 5 चरण बताए हैं, मुट्ठी वाला, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये 5 बातें याद रखी तो मुझे यकीन है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। आखिरी में एक बार और दोहरा लूं, क्या इसका मतलब हुआ, एक बार बोलिए। समस्या को पहचानो, बिल्कुल सही। ये उसके प्रभाव को जानो, फिर बिल्कुल सही, कारण पता करो और निवारण पता करो। यस, कार्य योजना अपनाओ, मूल्यांकन से आगे बढ़ते जाओ। तो आराम से इन चरणों का पालन करें, समूह की शक्ति पर विश्वास करें। ये समूह आपका है और इस समूह का निर्माण ही इसी उद्देश्य से किया गया है कि आप किसी दूसरे पर आश्रित ना हों। और अगर आपने समस्या निवारण की इस प्रक्रिया का पालन किया तो मुझे यकीन है आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना होगा। और आपके समूह में चुनौतियां, क्योंकि आपने समूह बनाया है तो जो भी समस्या है वो चुनौती है,
उस चुनौती को आप खुद अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर दूर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नेतृत्व की प्रक्रिया के बारे में, निर्णय की प्रक्रिया के बारे में, संवाद की प्रक्रिया के बारे में। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। आइए मिलजुल कर एक मजबूत समूह का निर्माण करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात, इस ग्रामीण ज्ञान के चैनल को आप अपने बाकी साथियों, सहयोगियों, दीदियों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा दीदियां इस चैनल से जुड़ेंगी उतने ज़्यादा हमारे समूह सशक्त होंगे, मजबूत होंगे। धन्यवाद। और अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार।